तो है गाइस, आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी सवेरे हम उठ चुके हैं और चलिए फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर तो आप लोग से बातचीत करते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए आप लोग। आप लोग को वीडियो कैसे लगता है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर फ्रेश व्रेश होने के बाद। अब फ्रेश व्रेश होकर आते तो करेंट भरेंगे। तो हे गाइस, आप सभी को बता दें कि अभी तो हम फ्रेश व्रेश होकर के बैठ गए हैं और बाहर में काफ़ी ठंडा है, इसलिए हमने जैकेट वगैरह टोपी भी पहन लिया है। ठंडा तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो हम क्या करें। अब ऐसे ही पढ़ना पड़ रहा है। इस ठंडे में हम लाइब्रेरी भी नहीं जा सकते हैं, इतना ठंडा लगता है ना कि मत पूछिए। तो चलिए, हम लोगों ने कल जुलाई 31 तक करेंट को ख़त्म किया था और जुलाई के बाद आज अगस्त, अब 1 अगस्त 2023 से पढ़ेंगे और 15 अगस्त तक ही पढ़ेंगे। और उसके बाद 15 के बाद हम लोग कल के टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो थोड़ा सा लंबा तो है, थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिए और जो इम्पोर्टेंट करेंट होगा वही हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये तो हमारा पढ़ा हुआ करेंट है, लेकिन रिवीजन के लिए हमें जो लगता है कि ये बार बार पूछे जाने वाले करेंट है, उसी करेंट को हम आप लोग के बीच शेयर करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है ना, गांधीनगर में किया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो श्रीनगर में किया है। तो चलिए बता रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है, तो असम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है, तो वो असम में किया है। बेल्जियम ग्रैंड पिक्स किसने जीता है, तो बेल्जियम ग्रैंड पिक्स जो है वो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। और अगला क्वेश्चन था, किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नरेंद्र मोदी को। हमारे जो प्रधानमंत्री है उसे लोकमान्य तिलक से सम्मानित किया गया है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा किया। तो मोइन अली जो है वो इंग्लैंड के हैं और वो चेन्नई सुपर किंग की टीम में रहते हैं, तो उनको हम जानते हैं। तो मोइन अली जो है क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया, वो इंग्लैंड के थे। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है, तो चेतना मारू। अब है, इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट लॉन्च किया है, तो वो सिंगापुर में किया है। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट को लॉन्च किया है, तो वो सिंगापुर में किया है। जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, यह किस राज्य में है, तो जलेसर धातु शिल्प जो है उसको GI टैग जो मिला है वो उत्तर प्रदेश में है। किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है, तो समीर सक्सेना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपडेट किया गया है, तो ओडिशा। आयरलैंड दौरा के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है, तो जसप्रीत बुमराह को। आयरलैंड दौरान के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया, जसप्रीत बुमराह को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है, तो असम। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है, तो वो झारखंड है। सांस्कृतिक महोत्सव आदि फेकुक्कू कहाँ मनाया गया है, तो वो तमिलनाडु में मनाया गया है। जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो नायडे क्रूगर को सम्मानित किया गया है। तो है गाइस, ये हम जो भी बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, तो इसलिए आप लोग पूरा एकदम गंभीरतापूर्वक उसको सुनिए सिर्फ। उसके बाद है
एक और है FIDE ने रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी है डी गुकेश। FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश। किस राज्य की कैबिनेट ने 19 जिलों में 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दिया है? तो राजस्थान। किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये भी इंग्लैंड के थे। और हमारा राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून पारित किया है? तो वो पश्चिम बंगाल के हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखा है? तो वो तमिलनाडु में रखा है। और एक और है, हाँ, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत दल का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा। और हाँ, किस राज्य के राजौरी, चिकड़ी, वुड क्राफ्ट तथा मुक्केबाजी मुशक बुद्जी चावल को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर। और है LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में? तो कुपवाड़ा जिले में किया गया। तो ये हम जो भी क्वेश्चन बताएं आप लोग को इम्पोर्टेंट ही बताएं। तो चलिए एक दो और होगा कहीं इधर। हाँ, किसने अपना कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो जन्निक सिन्नर। और एक और था, हाँ, जारी फीच पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आया है? तो नीदरलैंड। और किसने गुजरात में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो पुरुषोत्तम रूपाला। तो ये गाइस हमारा यहाँ करंट आज खत्म होता है। और जो भी हम आज रिवीजन किए वो आप लोग को बताएं, आप लोग उसे गौर से सुने और आप लोग को अच्छा लगता है तो उसमें से 1-2 लिख भी लें जो आप लोग को इम्पोर्टेंट लगता है। तो चलिए हमारा करंट का सेशन तो खत्म हो गया, लेकिन एक बार आप लोग को दिखा देते हैं कि हम क्या पढ़े करंट में, और आप लोग भी उसे एक बार देख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो है गाइस, आप सबको बता दें कि हमने 1 अगस्त से स्टार्ट किया था यहाँ से, और जैसे कि हमने पूरा जैसे कि पढ़ा और आप लोग को जो जो इम्पोर्टेंट हमको लगा वो बताएं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो जो हम टिक लगाए हुए हैं अपने हिसाब से वो मेरा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वही, और यहाँ तक, और हमने 15 तक आप लोगों को बताया, जैसे कि आज जैसे यहाँ तक 15 अगस्त तक यहाँ तक हम लोग पढ़े। 15 अगस्त 2023 पहला कैनेडियन ओपन का खिताब जीता है तो जन्निक सिन्नर ने। और यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वाराणसी। तो ये हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो फिर आज का करंट मेरा यहीं तक रहा, और जैसे अगस्त 15 तक तो हमने पढ़ लिया, और उसके बाद कल पढ़ेंगे। कल के फिर अगले ब्लॉग में करंट आएगा। तो चलिए अभी हमारा पॉलिटिक फिर से पढ़ेंगे। तो हे गाइस, आप सभी को बता दें कि अभी हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी पढ़ने के लिए हमने लुसेंट का बुक ले लिया है। तो चलिए पॉलिटी में आज मेरा कौन सा चैप्टर था, जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसके आगे जो छूटा हुआ है वो पढ़ते हैं। तो कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था ना, वो राज्यपाल था, राज्य की कार्यपालिका। उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? तो हम लोग विधायी अधिकार तक पढ़े थे, और आज उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग को बता दें कि अभी जो हमारा स्टार्ट होगा वो वित्तीय अधिकार से स्टार्ट होगा। तो जैसे में कि हमने तो पूरा पढ़ लिया था, और उनमें से कुछ हमने इम्पोर्टेंट टिक लगा लिया है। तो हम सोचे ना कि इम्पोर्टेंट ही आप लोग को सिर्फ बता देते हैं, क्योंकि आप लोग भी इसमें जो भी है वो तो पढ़वे करेंगे, लेकिन आप लोग के हिसाब से हमने कुछ अपना अति इम्पोर्टेंट चुना है, और वो इम्पोर्टेंट आप लोग के बीच शेयर करते हैं। तो चलिए रहते हैं वीडियो में। हाँ, तो हमने पेन ले लिया है, चलिए बताते हैं। जो कि मेरा था वित्तीय अधिकार में, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। अब हम इसका मतलब समझाते हैं। जैसे राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, मतलब
जो भी वर्ष बीतता है ना उसमें वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय का विवरण प्रस्तुत करते हैं। मतलब अपना जो भी मंडल में वार्षिक विवरण जो भी आता है उसमें अपना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। चलिए उसके अगला हमारा था विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ति अनुमति से ही पेश किया जाता है। जैसे विधानसभा में जो भी धन का विवरण जो भी पेश किया जाता है वो राज्यपाल की ही अनुमति से किया जाता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति से किया जाता है ना, तो राज्य में राज्यपाल की अनुमति से किया जाता है। और हमारा अगला था कि राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। और हाँ, और था न्यायिक अधिकार। और न्यायिक अधिकार से पहले थोड़ा सा बचा हुआ था हमारा, तो ये था राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों को निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि कराता है। और हमारा एक और था राज्यपाल किसी दंड को क्षमा उसका प्रतिलंबन विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश या निलंबन परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। वो अनुच्छेद जो है 161 में है। तो चलिए ये हो गया। और एक ठो और था जो आप लोग को हम बताते हैं। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन राज्य में राज्यपाल को नहीं है। जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंड मामले में ऐसा शक्ति प्राप्त नहीं है, आप लोग को बताएं। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्याय कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं है। तो ये हो गया। और थोड़ा सा और बचा हुआ था। हाँ, जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और हाँ, राज्य में राज्यपाल भी अपना शासन लगाता है। राज्यपाल की स्थिति, यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारियों को निर्दिष्ट करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुशक्ति अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इनके सर्वार्थ भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होते हैं, न कि राज्यपाल को। वास्तविक जो शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, राज्यपाल को नहीं। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, और किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकते हैं। और ये हो गया। और थोड़ा सा और बचा हुआ था विधान परिषद। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। तो बता दें कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना, किसी राज्य में अगर हम विधान परिषद की स्थापना करते हैं तो उसकी समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। अगर उसको समाप्त करना है तो अनुच्छेद 169 में है। तो चलिए थोड़ा सा और है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। तो वर्तमान में केवल 6 राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में है 100, कर्नाटक में 75 को, महाराष्ट्र में 78 को, ये सब विधान परिषद का सीट है। बिहार में अपना 75 को है, आंध्र प्रदेश में 50 को तथा तेलंगाना में 40 को। अब विधान परिषद इस समय इतना विद्वान है, मतलब इतना सीट है। और एक लाइन और इम्पोर्टेंट था कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकरीय मत पद्धति द्वारा होता है। मतलब इनका जो भी पद होता है ना, एकल संकरीय मत पद द्वारा होता है।
और यही इम्पोर्टेंट था और थोड़ा बहुत था ये सब। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। जैसे अपवाद में गोवा में 40 गो, मिजोरम में भी 40 गो, सिक्किम में 32 गो। ये सब अनुच्छेद जो भी है ना 371 के तहत है, राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों पर आरक्षण किया जाता है, अनुच्छेद 332 में किया गया है। तो चलिए, हमारा तो पॉलिटी यहाँ तक पर आप लोग को बताएं, और रिवीजन के तौर पे हम एक बार और पढ़ेंगे और आप लोग भी पढ़ें। ये हम जो भी बताएं वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, तो है गाइस, आप सभी को बता दें कि हमने तो पॉलिटी पढ़ लिया है और पॉलिटी में आप लोग को बता भी दिए क्या क्या पढ़े, और जो जो इम्पोर्टेंट लगा वो तो हम आप लोग को बता ही दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अब मेरा सारा हो गया है। और चलिए, तो इस समय हमारा मैथ और रीजनिंग पढ़ने का समय है। तो हम 2 घंटा रीजनिंग बनाएंगे, 2 घंटा मैथ, उसके बाद हम साइंस पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं मैथ रीजनिंग बना करके, उसमें बताएंगे कि मेरा इसको रीजनिंग में क्या रहा और मैथ में कितना सवाल बना है। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो के आगे रीजनिंग बनाने के बाद। तो हे गाइस, हम जैसे कि मैथ रीजनिंग बना रहे थे, इतना ठंडा था, इतना ठंडा था। हम तो टेबल को ऐसे करके बैठ के अभी बना रहे थे, इतना ठंडा लगा, इतना ठंडा लगा कि हमको चादर ओढ़ना पड़ा। तो चलिए, हमने तो मैथ रीजनिंग बना लिया और रात काफ़ी हो गया है। और हाँ, हमने तो खाना पीना खा लिया और आपको बताया ही नहीं। तो चलिए, वो सब उतना ज़रूरी भी नहीं रहता है, बस पढ़ाई हो जाए वही बहुत है। तो चलिए, हमने तो मैथ रीजनिंग पढ़ लिया और अब साइंस पढ़ेंगे। तो साइंस पढ़ेंगे ना, और साइंस में अभी हम फिजिक्स पढ़ते हैं। तो आज हम आप लोग को साइंस के बारे में भी कुछ कुछ बताएंगे और लाइव में ही बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा मेरा। तो चलिए, आज हम साइंस का भी वीडियो बनाएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। तो चलिए, हम अपना टेबल को तो ऐसे कर लिए हैं, तो यहीं पे बैठ के पढ़ेंगे यहाँ पे, वहाँ उधर नहीं जाएंगे कंबल में, नहीं तो नींद आने लगता है, इसीलिए यहीं बैठ के पढ़ेंगे। तो चलिए, आप लोग से फिर मिलते हैं और बाहर थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोग का नज़ारा। इतना ठंडा, इतना डोल रहा है। बहुत गली सन्नाटा है, सारा सो गया है, तो इसमें बाहर में बोलना कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए अंदर चलते हैं। तो ये गाइस, हमने तो चलाया, लेकिन पहाड़ में इतना ठंडा है ना कि निकलने का मन नहीं करता है रूम से। तो चलिए, हमारा वीडियो फिर साइंस में आप लोग से पढ़ते हैं, तो मिलते हैं और उसे पढ़ेंगे तो आप लोग को दिखा देंगे। तब तक हम जा रहे हैं पढ़ने, और पढ़ के इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए टिक लगाएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो हे गाइस, बता दें कि जैसे कि अभी हमने साइंस पढ़ रहा था, और साइंस में हमने फिजिक्स पढ़ा, और फिजिक्स में क्या पढ़ा, तो ध्वनि के लक्षण, जो चार्जेस ऑफ साउंड। तो चलिए, उसका क्या था वो हमको जो इम्पोर्टेंट लगा वो आप लोग के बीच शेयर करते हैं। जैसे पहला था तारत्व, और दूसरा प्रबलता, और तीसरा गुणवत्ता। ध्वनि का तारत्व, पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितनी अधिक आवृत्ति होगी ध्वनि का तारत्व ही उतना ऊंचा होगा। जैसे कि इसमें बता रहा है कि ध्वनि की जो तारत्व है उसके पिच पे निर्भर करता है, और पिच जो होती है ना आवृत्ति पे निर्भर करता है। और जितनी अधिक आवृत्ति होगी ध्वनि का तारत्व जो होगा उतना ऊंचा हो जाएगा। और अगला जो था, पुरुषों की ध्वनि कम तारत्व की मोटी होती है, जबकि महिलाओं की ध्वनि उच्च तारत्व की पतली एवं बारीक होती है। अगला रहेगा, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता जो है वो ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करती है। मनुष्य की समान बातचीत में प्रबलता 20 डेसिबल फुसफुसाहट से 65 डेसिबल तक की होती है। अगला हमारा है क्वेश्चन, 80 डेसिबल
से अधिक क्यों अधिक हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कही जाती है। मतलब 80 डेसिबल से अधिक जो भी आवाज़ जो होता है ना, साउंड, उसको प्रदूषण माना जाता है। कहने का यही नियम है इसका। मनुष्य की अधिकतम श्रोता सीमा 95 dB, मतलब 95 डेसिबल है। इसमें से अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। मतलब 80 की 95 से जो भी ऊपर की तीव्रता जो है उसको मनुष्य नहीं सुन सकते, इससे उनका कान खराब हो सकता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। ध्वनि के आवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। तो ये तो आप लोग को भी पता होगा। तो हमने ये पढ़ा, और कल का हमारा अभी जैसे फिजिक्स का अगला रहेगा साउंड वेव। तो ये साउंड वेव कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। और हमारे ब्लॉग में आप सभी को जुड़ने के लिए थैंक यू। और हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मिलते हैं फिर हम लोग कल के अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।